नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम जो है पीटी 365 का सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने पॉलिटी का पूरा सीरीज़ डिस्कस कर लिया है और अब तक हमने आर्ट एंड कल्चर के 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उन 5 लेक्चरों में हमने जो है 6 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 6वां लेक्चर है, जिसमें जो है हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक क्या है? पहला है हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित नए तथ्यों के बारे में। कुछ नए तथ्य आए हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित, तो चलिए देखते हैं। सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए क्या है कि राखीगढ़ी से कुछ अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। ठीक, उनके जो अस्थिपंजर प्राप्त हुए थे अवशेष उनके डीएनए का विश्लेषण किया गया। अब जबकि ये विश्लेषण किया गया तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में जो आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत था, उस पर प्रश्न चिन्ह आरोपित कर दिया गया कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्रश्न चिन्ह आरोपित करने का मतलब कि यह कह दिया गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, आर्यों का आक्रमण तो हुआ ही नहीं था। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है, डिटेल से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है बात राखीगढ़ी की। चलिए जानते हैं राखीगढ़ी के बारे में क्या है। देखिए, राखीगढ़ी जो है यह पूरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के, पहले है कहाँ राखीगढ़ी? राखीगढ़ी है आपके हरियाणा क्षेत्र में। कहाँ पे है? हरियाणा। ठीक, अब आगे देखिए, तो है कि राखीगढ़ी पूरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप की अति प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे ज्ञात विशाल नगरों में से एक है। ठीक, अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं है क्या यहाँ पे। तो देखिए, यह जो है एक विशाल यहाँ पे जो है एक विशाल क्षेत्र में जो है 5 कबीले हैं जो एक दूसरे से संबंधित, यानी कि अंतर संबंधित टीले हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, यहाँ से जो है परिपक्व हड़प्पा चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मतलब जो है हड़प्पा सभ्यता जब विकसित हो गई थी उसका यह स्थल प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, अर्थात यह नियोजित नगर क्षेत्र कच्ची एवं पक्की ईंटों से निर्मित आवास भवन, उचित जल निकासी प्रणाली और आदि विशेषताओं से युक्त है, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग हर जगह पढ़ते आए हैं। ठीक, तो और क्या क्या है यहाँ से देखिए, यहाँ मृदभांड उद्योग, यानी कि मृदभांड किसे बोलते हैं? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। किसके? मिट्टी के बर्तनों का। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये मृदभांड उद्योग में लाल रंग के मृदभांडों की प्रधानता है। ठीक, और क्या मिला है? तो इस यहाँ से जो है कच्ची ईंटों से निर्मित एक पशु बलि का गर्त मिला। मतलब वहाँ पशु बलि की जाती थी, जो किससे बना था? कच्ची ईंटों से बना था। ठीक, इसके अलावा मिट्टी के फर्श पर त्रिकोणीय या तथा वृत्तीय संरचना में निर्मित अग्नि वेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, त्रिकोणी भी हैं और गोलाकार भी। अग्नि वेदिका मतलब जहाँ पे आग जलाई जाती थी, अनुष्ठानिक कार्यक्रमों वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। जैसे यज्ञ की वेदी को हम लोग आजकल तो मॉडर्न वाला चला है, ऐसे बनाया जाता है। ठीक, चौकोर टाइप में, ऊपर कुछ, उसका नीचे कुछ। ठीक, नहीं, उस समय जो है त्रिकोणीय और गोलाकार टाइप में यहाँ से अग्नि वेदिका मिली है। ठीक, जो हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाओं को प्रदर्शित करता है। तो चलिए जानते हैं आगे नीचे लोथल के बारे में। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी का जो टॉपिक चल रहा है उस पर देखते हैं। क्या है कि अभी हमने बात किया ना कि जो आर्यों के आक्रमण के बारे में बात चल रही थी, तो उसके बारे में है कि देखिए एक रिपोर्ट आई है। क्या रिपोर्ट आई? जो डीएनए की रिपोर्ट आई है, उसमें ये, उस रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया प्राचीन हड़प्पा जीनोम में स्टेपी पशुचारकों तथा ईरानी कृषकों की वंशावली की अनुपस्थिति। क्या ये आपको याद रखने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं याद करने की ज़रूरत है। इतना लंबा रिपोर्ट कभी पूछेगा ही नहीं यूपीएससी में। चलिए देखते हैं। ठीक, या फिर एन एंशियंट हड़प्पन जीनोम लैक्स एसेंट्री फ्रॉम स्टेपीज पेस्ट्रोलिस्ट एंड ईरानियन फार्मर्स। ठीक, चलिए इस नामक शीर्षक से पेपर लेख प्रकाशित किया गया। ठीक, मतलब एक रिपोर्ट या पेपर लेख प्रकाशित किया गया, जिसमें क्या कहा गया है? वही ऊपर वाली बात की आर्य आक्रमण के सिद्धांत के अनेक उल्लेखनीय बिंदुओं को चुनौती दी गई है। ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। तो इस पेपर में क्या कहा गया? इसमें बताया गया कि दक्षिण एशिया में किसी भी प्रकार का आर्य आक्रमण और आर्य प्रवास यानी कि माइग्रेशन नहीं हुआ था, तथा इस क्षेत्र में आखेट संग्रह चरण से आधुनिक युग तक हुए सभी विकास स्थानीय लोगों द्वारा संपादित किए गए। किसके द्वारा?
स्थानीय लोगों द्वारा। आखेट खाद्य संग्रह चरण से मतलब जब जो है मनुष्य जो है मारता था, शिकार करता था, तब से लेकर के खाद्य का जब संग्रह करने लगा उसके बाद तक, और जो नगर नियोजन वाली स्थिति आ गई, वो सब विकास जो है आधुनिक स्थानीय लोगों द्वारा ही किए गए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आर्य आक्रमण सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं, यह क्या है। देखिए, यह जो है एक ब्रिटिश पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे। कौन? मार्टिन व्हीलर जी। इनका कहना था कि आर्य नामक एक यायावर जात जो है, जो कि हिंद यूरोपी कबीले से, यायावर यानी जो घुमंतू प्रवृत्ति के होते हैं या पशुचारक टाइप में जो होते हैं, ठीक है। यह जो है हिंद यूरोपी कबीले, या जिसे स्टेपी पशुचारक या अनातोलिया, ये टर्की में, ठीक। स्टेपी कहाँ पे है बताइए? स्टेपी जो है रसिया के पास है, रसिया में, ठीक। या फिर तथा ईरानी कृषक द्वारा सैंधव सभ्यता पर अकस्मात आक्रमण कर उन्हें विनष्ट कर दिया गया, तथा इस प्रकार यह कबीला सैंधव सभ्यता के पतन का कारण बना। यह कथन कौन कह रहा भैया? तो यह मार्टिन व्हीलर जी का ऐसा मानना है। चलिए देखिए, इन्होंने अपने कथन के बारे में, इन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया था, इसके बारे में कुछ तर्क भी दिया था। वो तर्क देखते हैं क्या है। तो मार्टिन व्हीलर जी ये कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो क्या कहते हैं? मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक। तो इन्होंने बताया कि मोहनजोदाड़ो से जो कई बिना दफनाए हुए नर कंकाल प्राप्त हुए, वह सभी युद्ध में हताहत हुए हैं। मतलब कि युद्ध किया गया, अचानक ही आक्रमण करके उनको मार दिया गया और उन्हें दफनाया भी नहीं गया, ऐसा व्हीलर का मानना था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यह सिद्धांत जो है यह भी संकेत करता है कि शांति प्रिय हड़प्पाई लोगों के विरुद्ध अश्वों और अधिक उन्नत हथियारों के उपयोग के माध्यम से आर्यों ने इन्हें सरलता से पराजित कर दिया है। इससे संबंधित ये एक साक्ष्य जो है ऋग्वेद के माध्यम से भी देना चाहते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से? ऋग्वेद के माध्यम से। ऋग्वेद के बारे में जानना हो तो आप हमारा जो है डेली करंट का वीडियो देखते रहिए। वहाँ पर जो है हमने अपने एक लेक्चर में डेली करंट विद कॉन्सेप्ट का एक वीडियो लेक्चर सीरीज चलती है, वहाँ पे हमने जो है डिस्कस किया हुआ ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में। आज हम सामवेद और अथर्ववेद के बारे में, कल ऐसे जैसे जैसे टाइम मिल रहा है हम सारे वेदों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, फिलहाल यहाँ पे देखिए तो ऋग्वेद में क्या बताया गया है। ऋग्वेद में दास और दस्यु दुर्गों का काफ़ी उल्लेख किया गया, और साथ ही साथ वैदिक देवता इंद्र को पुरंदर अथवा दुर्ग विध्वंसक कहा गया। मतलब ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जो यहाँ के लोग थे, हड़प्पा निवासी जो थे, देखिए हड़प्पा नगर के बारे में हमने पढ़ा ही था कि यह एक दुर्गीकृत नगर था। तो इनका मानना है कि एक इंद्र जी थे, आर्यों का एक राजा इंद्र जी थे, वो आए, उन्हें पुरंदर इसलिए कहते हैं कि वो यह दुर्गों को भेद देते थे, अकेले नहीं, मतलब सेना के साथ मिल करके या अन्य लोगों के साथ मिल करके वह दुर्गों को तोड़ा करते थे, इसलिए उन्हें पुरंदर कहा गया, ऐसा मार्टिन व्हीलर जी का मानना है। वो भी यह साथ कहाँ से लेते हैं? ऋग्वेद से लेते हैं। साथ ही साथ ऋग्वेद में एक जो है नगर की भी बात की गई थी है, उस नगर का नाम है हरियूपिया नगर। क्या है? ये देखिए यहाँ हरियूपिया नगर कहा गया। इसे जो है इन्होंने हड़प्पा नगर से मेल कराया, ठीक। और यह हरियूपिया नगर भी रावी नदी के तट पर ही अवस्थित था, ठीक। और आर्यों ने यहाँ एक युद्ध भी किया था। कौन सा युद्ध हुआ था? एक युद्ध नहीं पढ़ते हम लोग जब पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में? कौन सा युद्ध? जो परुषरवी नदी के तट पर हुआ था। कौन सा युद्ध? 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध, ठीक। जिसके राजा थे सुदास। एक तरफ राजा सुदास थे और एक तरफ अन्य कबीलों के लोग थे, इनके बीच यह युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यह इसी युद्ध के बारे में टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल परुषरवी नदी को जो है रावी नदी कहा जाता है वर्तमान समय में। तो अब देखिए क्या है। तो इसी साक्ष्य के आधार पर जो है व्हीलर ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया था कि वे आर्य आक्रमणकारी ही थे जिन्होंने हड़प्पा के नगरों का विध्वंस कर दिया।
ठीक है भैया। और साथ ही साथ देखिए ऋग्वेदिक आर्यों के आवासीय भौगोलिक क्षेत्र में पंजाब और घग्गर हाकरा क्षेत्र भी शामिल थे। ठीक, चलिए जो नवीन अध्ययन में तथ्य आए हैं इनके बारे में जान लेते हैं क्या है जो अभी बात हुई है। ठीक, अभी ऊपर हमने कुछ कुछ पढ़ा है कि कैसे कैसे उनका दुर्ग बना था और कैसे कैसे उन्हें नष्ट किया गया। तो अब देखिए क्या है कि जो अस्थि पंजर की ये बात करते थे, फिलहाल ऊपर देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो है विशिष्ट स्वदेशी लोग थे तथा अस्थि पंजर अवशेषों के DNA स्थानीय जनसंख्या से साम्य स्थापित रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने जो है जो अस्थि पंजर मिले वो कहीं और के थे, नहीं, वह जो है स्थानीय जनसंख्या के जो लोग थे उनसे साम्य स्थापित करते हैं। ठीक, मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अब देखिए क्या है, जो दुर्गीकृत करने की बात की, जो मोहनजोदड़ो की बात की थी उन्होंने कि मोहनजोदड़ो में जो काफ़ी लोग मर गए थे, उसके बारे में क्या है इनका कथन। तो इनकी मृत्यु के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया कि इनकी मृत्यु बाढ़ के कारण हुई थी, न कि आर्य आक्रमण के कारण, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। ठीक, ये देखिए आगे लिखा हुआ है कि जैसा कि सर मार्टिन व्हीलर द्वारा परिकल्पना की गई है। ठीक है, हाँ, इन्होंने जो है मध्य एशिया से लोगों का प्रवास माना कि हाँ हुआ था, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं, सिर्फ लघु स्तर पे वो लोग आए थे, जैसे आज भी आप लोग इधर से उधर कुछ लोग आते जाते रहते हैं। ठीक, और दक्षिण एशिया की जनसंख्या के साथ उनके जीन का अत्यल्प मिश्रण भी हुआ। अतः इसका तात्पर्य यह नहीं कि उन्होंने सैंधव सभ्यता के लोगों की वंशावली को ही परिवर्तित कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ ये किसी भी आक्रमण के बारे में नकारते हैं, कहते हैं कि ऐसा कोई भी आक्रमण नहीं हुआ जिसके कारण संपूर्ण आबादी ही विस्थापित हुई हो। ठीक, और इसी रिपोर्ट में वही जीनोम के बारे में जो बात हो रही थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीनोम दक्षिण एशिया की आबादी से संबंधित है। ठीक, और वही बात फिर से यहाँ रिपीट की जा रही कि स्टेपी पर सुचारकों या अनातोलिया या ईरानी कृषकों से संबंध वंशावली नहीं है। बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। हाँ, कृषि के संबंध में यह कह रहे हैं कि जो ईरान से प्रवास हुआ था लघु स्तर में, उसके माध्यम से इस क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ था या प्रचलित हुई थी। ठीक, तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हड़प्पाई जीन्स, मतलब जीन्स यहाँ जीन वाला जीन्स नहीं, बीजों वाली बात हो रही है। ठीक है, जो खाद्य बीज होते हैं उनके बारे में। ठीक, हड़प्पाई जीन्स सभी दक्षिण एशियाई लोगों में विविध परिमाणों में विद्यमान हैं। ठीक, अब है हड़प्पा सभ्यता संबंधित जो अन्य सिद्धांत हैं। मतलब कि कुछ लोग कहते नहीं कि आर्य आक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई, कहीं है बाढ़ के कारण, तो कहीं सिंधु नदी का मार्ग का परिवर्तन के कारण। तो आइए देखते हैं इन सब के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कितने कारण बताए गए हैं। एक तो बाढ़ एवं भूकंप को बताया गया। ठीक है, तो इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि सिंधु घाटी से बाहर अवस्थित बस्तियों के पतन के कारण को इसमें वर्णित नहीं किया। भैया बाढ़ या भूकंप सिंधु नदियों के किनारे ही तो आएगा, जो उसके बाहर अवस्थित हैं वहाँ कहाँ से आ गया। ठीक, अब सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन की बात करते हैं। तो क्या है कि मोहनजोदड़ो के परित्याग का, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे अगर कोई सिंधु नदी अगर जैसे मान लीजिए अभी की गंगा नदी है, वह मार्ग बदल लेती है, तो जो लोग गंगा पे आश्रित होंगे वही तो इधर से उधर विस्थापित होंगे। आप तो कह रहे नहीं भैया पूरी सभ्यता ही समाप्त हो गई। ठीक, इसके अलावा एक शुष्कता यानी कि सूखे का कारण मानते हैं। तो विविध इसकी आलोचना इस आधार पर करते हैं कि घग्गर नदी के सूखने का अभी तक कोई काल निर्धारण ही नहीं हो सका कि कब यह नदी सूखी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इससे संबंधित एक और तथ्य है। तो आइए आगे ऊपर पहले देख लेते हैं। हम एक अपना टॉपिक छोड़ते हुए आए हैं लोथल के बारे में। क्या है लोथल? अभी तो राखीगढ़ी पढ़ रहे थे हम भैया, DNA टेस्ट वगैरह राखीगढ़ी में हुआ था। तो लोथल में क्या हो गया, देखिए लोथल था क्या, तो लोथल एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह, या जिसे प्रायः किताबों में गोंदीवाड़ा मिलता है। थोड़ा वर्ड टिपिकल करने के लिए लोग लिखते हैं ऐसे, गोंदी बाड़ा। ठीक, लेकिन आप मान के चलिए बंदरगाह था। बंदरगाह कोई गोंदीवाड़ा भी कहते हैं, डाकयार्ड भी कहते हैं, आदि। तो यह कहाँ था? तो यह गुजरात में था। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। कहाँ पे? तो साबरमती के तट नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच में था। मेनली भोगवा नदी आप अच्छे से याद रखिएगा।
ठीक है। यह जो है विश्व के सबसे प्राचीन मानव निर्मित डॉकयार्ड के पुरावशेष प्राप्त हुए यहाँ से। मतलब यह जो बंदरगाह है मानव निर्मित सबसे प्राचीन है ये। तो अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है कि एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक, किसके किसके द्वारा? तो भारत और पुर्तगाल के द्वारा। ठीक, और गवर्नमेंट ऑन्ड नहीं, PPP के बेस, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे यहाँ यह समुद्री विरासत संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इसी कारण यह चर्चा में है लोथल। ठीक है। यह करेगा क्या? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की विरासत और जलमार्गों के माध्यम से व्यापार को प्रदर्शित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, समुद्री विरासत संग्रहालय है तो समुद्र से संबंधित चीज़ों को ही प्रदर्शित किया जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये टॉपिक देख लीजिए आप लोग कि इस परियोजना को पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा अपने सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। मतलब कार्यान्वित कौन कर रहा है? तो पोत परिवहन मंत्रालय कर रहा है। अपने कौन से कार्यक्रम में? तो सागरमाला कार्यक्रम के तहत। ठीक, बाकी ASI स्टेट गवर्नमेंट और जो भी उसके अन्य लाभार्थी या हितधारक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक इसी से संबंधित तथ्य हम नीचे सोनौली के बारे में छोड़ के आए थे, सादिकपुर सिनौली के बारे में। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है, क्यों चर्चा में आया है ये? देखिए, सादिकपुर सिनौली को जो है अब राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त होने की संभावना बढ़ गई है। कहाँ ये सादिकपुर सिनौली? हाँ, यह है बागपत, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? तो यह भैया पेन ले लें फिर बताएं। यह है बागपत, UP। ठीक, कहाँ पे है सादिकपुर सिनौली? बागपत, UP में। ठीक है, यहाँ से क्या मिला था? तो यहाँ उत्तर हड़प्पा युग का सबसे बड़ा कब्रिस्तान हो सकता है यह सिनौली क्षेत्र। ठीक, यमुना नदी के बाएं तट पर, मतलब किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे अवस्थित है सादिकपुर सिनौली। ठीक है, और यहाँ से जो है जब ASI ने जो यहाँ पे उत्खनन का काम किया, यानी खुदाई जब की, तो यहाँ से क्या क्या मिला? तो यहाँ से रथ मिली, तलवारें मिली और अन्य पुरा वस्तुएं भी मिली, जो जैसे कि जो ताम्रकांस युग, जैसे कौन ताम्रकांस युग कब से कब तक था? तो 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व के मध्य के दौरान। तो जैसा कि रथ और तलवारें मिली, तो इस आधार पर इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ जो लोग निवासी हैं ये लोग योद्धा वर्ग के थे। ठीक, या फिर यहाँ पे योद्धा वर्ग उपस्थित था। भाई, जहाँ योद्धा वर्ग रहेगा वहीं तीर तलवार काम रहेगा। कृषि वर्ग वाले रहते तो हल वल मिलता ना। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ से क्या मिला? तो इसके अतिरिक्त यहाँ से एक भूमिगत कक्ष मिला, पवित्र कक्ष मिला, पादयुक्त अलंकृत ताबूत मिला है। ठीक है, बर्तनों में चावल और दाल के अंश मिले हैं। मनुष्यों के साथ दफनाई गई पशुओं की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा संगम युग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? तो सबसे पहले संगम की बात आई है, तो जानते हैं पहले संगम है क्या। उसके बारे बाद ही ना चर्चा करेंगे कि चर्चा में क्यों है ये या सुर्खियों में क्यों है। फिलहाल चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ। देखिए, संगम युग के तौर पर उस काल को संदर्भित किया जाता है जब संगम साहित्य के रूप में आरंभिक तमिल साहित्यों का संकलन किया गया था। ठीक, किसको? तो संगम युग के तौर पर उस काल को संदर्भित या बताया जाता है जब आरंभिक तमिल साहित्यों को संकलित किया गया था। ठीक है, और यह कहाँ हुआ था संगम? यह हुआ था मदुरै या तथा कपाटपुरम नगर में। ठीक, इसका आयोजन हुआ था। ठीक, अब संगम क्यों कहते हैं? संगम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी रचना एवं संकलनों के लिए, इनकी रचनाओं के लिए जो कवि जब मिले या कवियों का जो सम्मेलन हुआ तो उसे जो है संगम कहा गया। ठीक, और इन्होंने जितने से जितने काल तक इन सब की रचनाएं की, उस पूरे युग को संगम युग कह दिया गया। ये आपका यहाँ पे यही चीज़ यहाँ बता रहा है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं ऊपर। देखिए, अभी तक तो हम पढ़ते आए थे कि संगम युग जो है
3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री सदी ईस्वी के मध्य का माना गया था, इसका काल निर्धारण जो हुआ था। लेकिन वर्तमान में जो तमिलनाडु का किलादी क्षेत्र है वहाँ से जो है उत्खनन किया गया वहाँ पर, तो वहाँ से क्या मिलता है कि वहाँ से संगम युग की अवधि को जो है जो उत्खनन हुए वहाँ से जो चीज़ें मिली, तो उनसे यह संकेत प्राप्त होता है कि संगम युग की अवधि जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हो सकती है। ठीक है, मतलब यह सभ्यता और पुरानी है, संगम युग का काल और पहले का है। ठीक है, उत्खनन के उपरांत जो यहाँ पर देखिए, उत्खनन के उपरांत प्राप्त परिणाम यह तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि तमिलनाडु के वैगई नदी के मैदानी क्षेत्रों में द्वितीय नगरीकरण, ठीक, द्वितीय नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? प्रथम नगरीकरण अभी ऊपर पढ़े ना, सैंधव सभ्यता के काल में, यानी कि हड़प्पा की जो नगरीकरण हुई थी वह प्रथम, भारत में प्रथम नगरीकरण थी। ठीक है, लेकिन यह द्वितीय नगरीकरण की बात कर रहा है। द्वितीय नगरीकरण गंगा के मैदानों हुए नगरीकरण के समय ही, अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ था। ठीक, द्वितीय नगरीकरण गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हुआ था। और उसी के साथ ही ये बताया जा रहा है जो उत्खनन से यहाँ पे वो मिले हैं, संकेत मिले हैं, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि यहाँ पे भैया गंगा के मैदानों के साथ ही यहाँ पर भी नगर बसाया गया। तब देखते हैं कि वैगई नदी के मैदानी क्षेत्रों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही साक्षरता प्राप्त कर ली गई थी अथवा लेखन कला को ग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ से कृषक समाज, पशुपालन और बुनकर उद्योग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके किसके? तो कृषक समाज, पशुपालन और बुनकर समाज। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है कि संगम युग का निर्धारण करने के लिए जो साक्ष्य मिले हैं, इसके जो है कई विविध स्रोत भी हैं, तो इनके बारे में बताया गया। एक तो अभिलेख में, अशोक के अभिलेख में जो है कितने राज्यों की बात, दक्षिण भारतीय राज्यों की बात की गई थी, चेर, चोल और पांड्य राज्यों की बात की गई थी। कहाँ पे? तो अशोक के अभिलेख में। ठीक, इसके अलावा हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग शासक का जो था उसमें बात की गई है इनकी। वेल्लीकुडी तथा तिरुकोइलूर से प्राप्त अभिलेखों के बारे में भी बात की गई। ठीक, मदुरै से प्राप्त सिक्कों के आधार पर भी इनका काल निर्धारण किया जाता है। कैसे? तो मदुरै से प्राप्त सिक्के तमिल प्रदेश और रोमन साम्राज्य के मध्य, ठीक, किसके तमिल प्रदेश और रोमन साम्राज्य के मध्य व्यापारिक वाणिज्य संबंधों की ओर संकेत करते हैं। ठीक, और पुरातात्विक प्रमाण जो पुडुचेरी के निकट अरिकामेडु से प्राप्त हुए, वह भी रोम और तमिलनाडु के मध्य व्यापारिक संबंधों की बात करते हैं। ठीक, विदेशी वृत्तांत यानी विदेशियों के जो लेख थे उनके आधार पर तो मेगस्थनीज ने भी अपनी पुस्तक इंडिका में 3 तमिल राज्यों का वर्णन किया है। किसने? तो मेगस्थनीज ने। ठीक, इसके साथ साथ संगम साहित्य तो थे ही, जिसमें से मुख्य रूप से कौन कौन सा? तोलक्कापियम, ठीक, यह आरंभिक संगम साहित्य थे। इसके अलावा इथुथोकै, ठीक, इसके अलावा पत्थुपातु। क्या ये याद रखने की जरूरत है? तो हाँ, यह तीनों आपको याद रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक, अब जानते हैं तोलक्कापियम है क्या। तो तोलक्कापियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है, ठीक, जिसके रचयिता तोलक्कापियर थे। इनके बारे में भी जानना है आपको। और यह करता इस ग्रंथ में क्या है? तो इसमें जो है तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य का भी वर्णन है। ठीक है, और इथुथोकै क्या है? तो यह अष्टपदावली है, यानी कि इसमें 8 कविताओं का संकलन किया गया है। साथ ही पत्थुपातु क्या है? इसमें जो है 10 कवि काव्य है, यानी कि 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह किया गया। इसके अलावा 2 अन्य और महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? हमेशा पढ़ते होंगे आप लोग, सिलप्पाधिकारम। ठीक, इसे किसने लिखा था? इसे हटाते हैं हम लोग। हाँ, इसे किसने लिखा था? सिलप्पाधिकारम को इसे लिखा था इलांगो अडिगल के द्वारा रचित किया गया था। ठीक, दोनों का नाम याद रखना है आपको। फिर एक और साहित्य है, कौन सा महाकाव्य? एक और, मणि मैखले। ठीक, मैखले लिखा है यहाँ, लेकिन है मणि मैखले, मणि मैखले। ठीक, रचयिता इसके शीतल सतनार है, शीतल सतनार नहीं, शीतल है। ठीक, शीतल सतनार।
ठीक। यह उत्तर संगम युग से संबंधित है। ठीक, उत्तर संगम युग मतलब बाद के। अब देखते हैं, तो देखिए परंपरा अनुसार कुल कितने संगम आयोजित किए गए थे, तो कुल कितने संगम हुए थे, मतलब संगम मतलब कवियों के कितनी बार सम्मेलन हुए थे, ये हुए थे 3 बार। ठीक, कब, तो 3 संगम आयोजित हुए थे। प्रथम मदुरै में, द्वितीय कपाटपुरम में, और तीसरी फिर पांड्य राजाओं के संरक्षण में संगम मदुरै में ही हुआ था। ठीक, मदुरै जो थी पांड्य राजाओं की राजधानी भी थी। ठीक है, चलिए संगम युग के बारे में और कुछ दिया हुआ है, यहाँ की राज व्यवस्था के बारे में, यहाँ के समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, तो यह भी जान लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीचे एक शब्द दिया है, वह भी जान लेंगे हम लोग चलते चलते। तो क्या है भाई, संगम युग की राज व्यवस्था कैसी थी, तो देखिए संगम युग में जो है 3 राजवंश थे। कौन कौन से, चेर, चोल और पांड्य। ठीक, और इनके राजकीय प्रतीकों के बारे में भी जानते रहिए, बहुत ज़रूरी है, हमेशा पूछता है, पीसीएस में तो पूछ ही लेता है, आईएएस में भी कभी कभी फंस जाता है। चेरों का धनुष था, चोल भैया अपने आप को बाघ मानते थे, यानी कि व्याघ्र। ठीक, और पांड्यों का क्या था, इसे अर्जुन से याद रखिएगा। किसे, अर्जुन। अब ये मत सोचिएगा कि हाँ अर्जुन जो है पांडव थे तो वो वाले पांड हैं यहाँ पे, नहीं भैया, ये वो वाले पांड नहीं, बस एग्जाम्पल और याद करने के लिए बताया जा रहा है कि इसे अर्जुन से याद रखिएगा। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख भेजी थी, कम से कम एक तो याद रहने का तरीका रहे, अर्जुन ने मछली की आंख भेजी थी, तो वही पांड्यों का तब चिन्ह भी मत्स्य होगा। ठीक, पांड्यों का चिन्ह मत्स्य, चेरों का धनुष और चोल का व्याघ्र या बाघ था। ठीक है, अब देखिए इनका शासन स्वरूप कैसा था, राजतंत्रात्मक था या फिर जो है जनतंत्रात्मक था या गणतंत्रात्मक था, तो यह जो है वंशानुगत राजतंत्र था यहाँ पे, मतलब कि एक ही वंश के लोग राज करते थे। जो राजा बनता था उसका बेटा राजा बनता था, फिर उसके बेटे का बेटा राजा बनता था, फिर उसके बेटे बेटे का राजा बनता था, इसे बोलते हैं वंशानुगत राजतंत्र। हाँ, सैन्य प्रशासन कैसा था, तो सैन्य प्रशासन कुशलतापूर्वक संगठित था। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रत्येक शासक के पास एक नियमित सेना थी। ठीक, अब इसके समाज के बारे में जानते हैं। तो समाज के बारे में अभी देखा हमने कि ऊपर तुलक्कापियम में दिया हुआ है, तो उसी को आधार लेके बताया जा रहा है कि तुलक्कापियम में 5 प्रकार की भूमि का वर्णन है। किसका किसका, 5 प्रकार की भूमि का वर्णन, बस इसे याद रखिए आप लोग। कुरुंजी जो है वह पहाड़ी भूमि को कहते थे, मुल्लई चारागाह भूमि को, मरुदम कृषि भूमि को, ठीक, नेदल जो है तटीय भूमि को, और पलई जो है मरुभूमि को कहते थे। ठीक, कुरुंजी यानी कि जो पहाड़ के ऊपर जो भूमि होती थी उसे कुरुंजी कह देते थे। ठीक, मुल्लई यानी कि जो चारागाह भूमि थी, मरुदम मतलब कि कृषि की भूमि को मरुदम बोलते थे, और नेदल यानी नाव दल से आप इसे समझ सकते हैं, तटीय भूमि को नेदल बोलते थे, और साथ ही साथ पलई जो है वह मरुभूमि को बोलते थे। अब इन 5 भूखंडों में निवास करने वाले लोगों ने अपने संबद्ध मुख्य व्यवसाय और साथ ही साथ प्रमुख आराध्य देव भी थे। ठीक, मतलब यहाँ पे जो रहता था इसके आराध्य देव अलग, यहाँ जो रह रहा है इसका आराध्य देव अलग, यहाँ जो रह रहा है इसके अलग, इसके अलग। ठीक, जैसे क्षेत्रीय आधारों पर गाँवों में ग्राम देवी ग्राम देवता होते हैं, ठीक वैसे ही। अब जातियाँ कैसी थी, तो इसके बारे में भी तुलक्कापियम में बताया गया कि यहाँ जो है 4 जातियों का वर्णन करता है तुलक्कापियम। कौन कौन सी, एक अरासर, यह जो है शासक वर्ग था। ठीक, दूसरा पुरोहित वर्ग को यहाँ पे अन्नथा नर बोलते थे, अन्था नर। ठीक, और फिर व्यापारी वर्ग को वड़िगर बोलते थे, और कृषकों को वेल्लार, यहाँ से हटाऊँ तब आपको समझ में आएगा, कृषकों को वेल्लार बोलते थे। ठीक है, अब तो यहाँ पे जो है अपने इन काव्यों मतलब संगम युग के जो काव्य थे उसमें महिलाओं के शौर्य की भी प्रशंसा की गई थी। महिलाओं के शौर्य की प्रशंसा की गई थी का मतलब क्या, मतलब महिलाएं भी सेना में भाग लेती थी या फिर कुछ ऐसे कार्य करती थी वीरतापूर्वक। ठीक, लेकिन विधवाओं की स्थिति दयनीय थी और सती प्रथा भी संगम युग में प्रचलित थी। अब
इस युग में टोडा, इरुला, नागा और वेदार जैसी प्राचीन आदिम जनजातियां भी विद्यमान थी, जो वर्तमान में अभी भी दक्षिण भारत में आपको मिलती हैं। कौन कौन सी? टोडा, इरुला, नागा और वेदार। ठीक है। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? व्यापारिक थी, कैसी थी? तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः जो है कृषि यहाँ का व्यवसाय था। जाहिर सी बात है, प्राचीन काल में मुख्य व्यवसाय कृषि ही थी लगभग सभी जगहों की। ठीक है। उपजाई जाने वाली फसल कौन थी? तो यह सामान्यतः यहाँ पे धान उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल थी। इसके साथ साथ रागी, गन्ना, कपास और काली मिर्च तो भाई अंग्रेजों के टाइम में भी याद ही रहेगा। ठीक। काली मिर्च, अदरक, हल्दी, दालचीनी एवं विविध प्रकार के मसालों की, मान लीजिए यहाँ फसल जो लिखा, मसालों की कृषि भी की जाती थी। अब राज्य की आय का प्रमुख स्रोत, जब कृषि मुख्य व्यवसाय है तो प्रमुख स्रोत भी भू राजस्व होगा। ठीक है। लेकिन विदेशों से भी व्यापार होता था, जिसपे सीमा शुल्क भी लगता था। ठीक। जैसा कि ऊपर बराबर बात हुई थी कि रोमन सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है। अब संगम युग के हस्तशिल्प भी प्रसिद्ध थे तथा इसमें बुनाई, धातुकर्म, कष्टशिल्पी सम्मिलित थे। पोत निर्माण एवं आभूषण निर्माण उद्योग भी प्रचलित था इनके टाइम में। ठीक है। मुख्यतः सूती वस्त्र, मसाले, हाथी दांत से निर्मित उत्पाद, मोती और बहुमूल्य रत्नों का निर्यात किया जाता था तथा आयात किसका किसका करते थे? ये लोग आयात करते थे स्वर्ण, अश्व यानी घोड़े का और मीठी मदिरा का आयात करते थे। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अवैयर के बारे में। क्या है? तो अवैयर का शाब्दिक अर्थ होता है सम्मानित महिला से। किससे? तो सम्मानित महिला से होता है अवैयर का शाब्दिक अर्थ। ठीक है। यह क्या था? तो यह जो तमिलनाडु में एक पारिवारिक नाम था। इसमें जो है एक से अधिक यह जो है कवियत्रियों को उपाधि भी दी जाती थी, ऐसी उपाधियाँ भी उन्हें दी जाती थी अवैयर की। ठीक। और तमिल साहित्य के विभिन्न युगों के दौरान भी यह सक्रिय थी। कवित्रियाँ जो थी यह जो है सक्रिय थी, उन्हें यह सम्मान या उपाधि दी जाती थी। ठीक है। और ऐसी कम से कम 4 अवैवर ज्ञात हैं। ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मामल्लपुरम के बारे में। तो जैसा आप लोग जान ही रहे होंगे कि अभी जो है हाल ही में चीन और भारत की एक अनौपचारिक मीटिंग हुई थी। कहाँ पर? तो यह हुई थी मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में। कहाँ पे? मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में। तो यह उसी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये देखिए, चीन के साथ ऐतिहासिक संपर्क के कारण तमिलनाडु के मामल्लपुरम में भारत और चीन के मध्य द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है। कौन से अनौपचारिक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन था? तो ये द्वितीय था, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सेकंड, पहला कहाँ था इसे सर्च कीजिए आप लोग। पहला कहाँ पे हुआ था अनौपचारिक शिखर सम्मेलन? ठीक है। तो अब भैया मामल्लपुरम में ही क्या हुआ? खोजबीन करके घूम फिर करके मामल्लपुरम में काहे चले गए ये लोग? दिल्ली उल्ली नहीं गए? इसके बारे में देखिए, एक हिस्ट्री है। क्या है कि यहाँ देखिए, ये तिब्बत जैसे जिसपे कि अभी ना तिब्बत जिसपे तो अभी पूरे चीन ने ही कब्जा कर लिया है। ठीक है। मतलब तिब्बत का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है। ठीक है। तिब्बत एक समय में बहुत जो है शक्तिशाली राष्ट्र था। ठीक है। शक्तिशाली प्रदेश या राष्ट्र कुछ भी कह लीजिए। तो उस पर जो है हमेशा चीन का भय, चीन को हमेशा उससे भय बना रहता था। तो उस समय जो मामल्लपुर के शासक थे, ठीक, कौन था उस समय मामल्लपुर का शासक जब यह ऐसी स्थिति विद्यमान थी चीन के ऊपर? तो उस समय थे पल्लव वंशों का शासक था इसका। यहाँ पे किसका? तो पल्लव शासकों का शासन था। ठीक है। तो इन्होंने जो है चीन के इन्होंने जो है चीन की काफ़ी बार रक्षा भी की थी। ठीक है। इनके जो है चीन से व्यापारिक और रक्षा संबंध थे। ठीक है। तो इसीलिए जो है चीन से भैया जो है मामल्लपुरम में मीटिंग हुई कि हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपके हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं। मुख्य कारण तो यह था। ठीक है। ऐतिहासिक संबंध।
मुख्य रीजन तो यह था, बाकी और क्या था। तो बाकी देखिए यहाँ पे जो है मामल्लपुरम में जब खुदाई की गई तो यहाँ से चीन, श्रीलंका और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध या वाणिज्यिक संबंध भी थे मामल्लपुरम के। ठीक, मामल्लपुरम में चीन, फारस और रोम के सिक्के भी प्राप्त हुए थे। ठीक, इसके अलावा क्या है, तो जो चीनी यात्री हेनसांग थे, इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान इस प्रदेश की यात्रा भी की थी। साथ ही साथ जो एक जनश्रुति भी इस बारे में प्रचलित है कि जो बोधि धर्म 527 बोधि धर्म ने जो है 527 ईसा पूर्व में तमिलनाडु के तट से गुआंगझाऊ तक की यात्रा की और बोधि धर्म को चीन में जैन बौद्ध धर्म को ले जाने का श्रेय प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो वर्तमान चीनी राष्ट्रपति हैं वो जो है फुजियान प्रांत के गवर्नर थे पहले। ठीक है, तो यह प्रांत यानी कि फुजियान प्रांत जो है चीन के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है तथा ये फुजियान प्रांत का हमारे तमिलनाडु के साथ काफ़ी गहन सांस्कृतिक संबंध भी रहा था। एक समय की बात थी, ऐसी एक कहानी थी, इसीलिए यह मीटिंग हो गई मामल्लपुरम में। कहाँ पे? मामल्लपुरम। समझे भैया? ठीक, चीन हमें अपनी शक्ति दिखाता है तो हम उसे उसका इतिहास दिखाते हैं। आइए देखते हैं अब मामल्लपुरम के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या यही बर्खास्त था मामल्लपुरम? नहीं भाई, देखिए मामल्लपुरम में जो है यह जो है 7वीं शताब्दी की बात हो रही है अभी, जब हम लोग जो इतना चर्चा की है। कब की बात थी? यह 7वीं शताब्दी की बात थी। ठीक, तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव शासकों के अधीन यह एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। ठीक, और इस नगर का नाम किसके नाम पे पड़ा था? तो यह पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम का कब से कब तक राज्य था? तो 630 से 668 तक। याद रखना, उतना भी आवश्यक नहीं, फिर भी देख रहे रहेंगे तो अच्छा है। ठीक, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम पर इसका नाम मामल्लपुरम रखा गया। नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल्ल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, तो अब यहाँ पे स्थापत्य कला कैसी कहती है? यहाँ पे एक तट मंदिर है जिसे शोर टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कब से कब हुआ था? इसका निर्माण 700 से लेकर 728 ईस्वी के मध्य ग्रेनाइट शिलाखंडों से किया गया था। ठीक है, और किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण, और द्रविड़ स्थापत्य शैली में कराया गया था। ठीक, अब तट मंदिर जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में भी शामिल है। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल से चर्चा की हुई है। अगर आप इस लेक्चर को यानी कि आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर को शुरू से जो है देख रहे होंगे तो आप देखेंगे, वहाँ पे आपको यह पता होगा और मिल भी जाएगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ कहाँ है? इसके अलावा यहाँ पे जो है एक पंचरथ या 5 रथ मंदिर भी है। ठीक है, जो कि एकाश्म शैलोत्कीर्ण संरचना है। इसका क्या मतलब है? मतलब एक ही पत्थर पर उकेरी गई हैं, एक ही पत्थर से इनका निर्माण किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है 5 पांडव भ्राताओं और द्रौपदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ठीक, लेकिन इनका इनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक, और न ही ये संरचना है रथ की तरह। रथ में तो भैया पहिए वहिए लगे होते हैं फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया, हाँकिए बढ़ाइए, नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, और न ही संभवतः ये पांडवों को निरूपित करते हैं। ठीक, एक यहाँ पे जो है अर्जुन का तप भी है। ठीक, अर्जुन मूर्ति बनी हुई है। ठीक, सर्वाधिक बड़ी उभारदार नक्काशी कला है। ठीक, जिसे अर्जुन का तप कहा जाता है यहाँ पे। ठीक, इसमें जो है 100 से अधिक देवताओं, पक्षियों, पशुओं, ऋषियों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं और इसे लोकप्रिय रूप में अर्जुन का तप कहा जाता है। हालांकि ऐसा मानना है इसमें कि महाभारत की एक दृष्टांत की सचित्र व्याख्या की गई है इस पे, जिसमें अर्जुन जो है कौरवों का विनाश करने हेतु एक शक्तिशाली और दैवीय धनुष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करने के दौरान कठोर तप कर रहे हैं। साथ ही साथ यह जो है गंगा अवतरण के नाम से भी विख्यात है। किसके नाम से? तो गंगा अवतरण मंदिर अगर कभी पूछ ले आपसे कहाँ है तो मामल्लपुरम तमिलनाडु में, ज़्यादातर यही आता है। ठीक, हाँ, ये भी दिमाग में रखे रहिए। इन दोनों को एक ही मूर्ति को, एक ही नक्काशी को, ये दोनों चीज़ें कही जाती हैं। ठीक है,
तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा के मोक्ष हेतु गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण करने के लिए एकल पद मुद्रा में, यानी कि एक पैर पे खड़े होकर के भगवान ब्रह्मा की तपस्या की थी। इसके अलावा यहाँ पर एक वाराह गुफा भी है, ठीक, इसे जो है आदि वाराह गुफा मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित एक शैलोत्कीर्ण गुफा मंदिर है, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, तो यहाँ पे जो है एक सागर से भूदेवी यानी माता पृथ्वी की रक्षा करते हुए वाराह यानी कि सूकर स्वामी, वाराह किसका अवतार थे, ये विष्णु का अवतार थे, विष्णु, ठीक, सूकर स्वामी के रूप में प्रदर्शित करते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा है और मंदिरों की दीवारों एवं स्तंभों पर अनेक पौराणिक चरित्रों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। बस इतना ही था इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट क्या है हमारा पास, नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के सबसे प्राचीनतम शिलालेखों की प्राप्ति, ठीक, दक्षिण भारत के सबसे प्राचीनतम शिलालेखों की प्राप्ति क्यों चर्चा में क्यों है, तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो है यानी कि ASI द्वारा दक्षिण भारत में संस्कृत के प्राचीनतम शिलालेख की एक खोज की गई थी। तो इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। देखिए यह शिलालेख जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेबरोलू गांव में खोजा गया है, ठीक। इसे सातवाहन शासक विजय द्वारा, किसके द्वारा, तो सातवाहन शासक विजय द्वारा 207 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया था, ठीक। यह जो है सप्त मातृका पंथ से संबंधित है। किस पंथ से, तो सप्त मातृका पंथ से संबंधित है तथा अब तक का सर्वप्राचीन पुरालेखीय साक्ष्य भी है, ठीक। यह 4वीं शताब्दी ईस्वी में इक्ष्वाकु शासक एहवाला चंटामुला द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए नागार्जुन कोंडा शिलालेख से भी पूर्व की तिथि का है, जिसे, ठीक, कौन सा है, किसके द्वारा, नागार्जुन कोंडा शिलालेख किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था एहवाला चंटामुला ने, ठीक। इसे जो है अब तक का दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता रहा है, ठीक है। कब बनवाया था इन्होंने, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था, लेकिन यहाँ पे कौन सा मिल गया, 207 ईस्वी का मिल गया हमको, ठीक। सातवाहन शासक विजय के द्वारा बनवाया हुआ यह शिलालेख कहाँ मिला, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेबरोलू गाँव में। एक तो इतना कठिन कठिन ये सब नाम रहता है भाई साहब, है कि नहीं, क्या क्या याद रखा जाए, क्या क्या भूला जाए। चलो तो सप्त मातृका पंथ की जब यहाँ चर्चा हुई तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है। देखिए यह जो है हिंदू धर्म के शाक्त संप्रदाय में सप्त मातृका पद आराध्य 7 देवियों के एक समूह को संदर्भित करता है। किसको, तो 7 देवियों के एक समूह को संदर्भित करता है, ठीक है। ये मातृकाएं जो है विभिन्न देवों के अवतरण के रूप में शक्तियां हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सप्तमातृका पंथ जो है बादामी के आरंभिक चालुक्य शासकों के शासनकाल यानी कि 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान व्यापक रूप से प्रचलित था, लेकिन नागार्जुन कोंडा में देवियों की उपासना 4वीं शताब्दी ईस्वी से ही प्रचलित थी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे देख लीजिएगा। और प्रारंभिक कदमकालीन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो प्रारंभिक कदमकालीन ताम्रपत्रों तथा आरंभिक चालुक्य और पूर्वी चालुक्य शासकों के ताम्रपत्रों से भी सप्तमातृका उपासना के आरंभिक साक्ष्य मिले। मतलब केवल इनसे ही नहीं, कदमकालीन ताम्रपत्रों से, आरंभिक चालुक्य और पूर्वी चालुक्य शासकों के ताम्रपत्रों से भी इस पंथ की उपासना के साक्ष्य मिले, यानी कि 7 देवियों की उपासना के साक्ष्य मिले, ठीक। लेकिन नवीनतम जो खोज मिली है तो भैया इनसे भी, इन अभिलेखों से भी 200 पहले की है। अभी तो 4वीं शताब्दी की ये थी, लेकिन अब का मिल गई, अब मिल गई हमको 207 ईस्वी की मिल गई। किसकी, तो सातवाहन शासक विजय के अभिलेख मिला है। किसका, सातवाहन शासक विजय का अभिलेख नहीं, शिलालेख। चलिए देखते हैं नीचे। देखिए 7 माताएं, 7 माताओं या इनका उल्लेख भी जो है, इन माताओं का उल्लेख जो है ऋग्वेद, पुराण और शिल्पशास्त्र जैसे ग्रंथों में भी मिलता है, ठीक है। अब संस्कृत से संबंधित और पूरा लेखों के बारे में जान लेते हैं। क्या ये वहीं दक्षिण भारत से ही मिले खाली, नहीं, ये अयोध्या से भी मिले हमको।
घोसुंडी से भी मिले हैं और हाथीवाड़ा के शिलालेखों के साथ आरंभ हुआ था। ठीक है, इनका संस्कृत भाषा का प्रयोग शिलालेखों के रूप में कब, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, मथुरा से प्राप्त संस्कृत के प्राचीन आरंभिक अभिलेख जो है क्षत्रप षोडश काल के हैं, जो प्रथम शताब्दी के आरंभिक वर्षों से संबंधित हैं। ठीक, इसके साथ साथ जूनागढ़ से भी मिला है। तो जूनागढ़ में इसे शक शासकों के पश्चिमी क्षत्रपों यानी कि चष्टन द्वारा, किसके द्वारा, चष्टन के द्वारा, ठीक, के महान शासक राजा रुद्रदामन, इसका शासनकाल कब से कब था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़ते ही हैं हम लोग भाई, इतना काहे परेशान हो रहे हैं, 130 से 150 ईस्वी तक। ठीक, तो रुद्रदामन द्वारा जो है 150 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, और तो यह अभिलेखी साक्ष्य जो है संस्कृत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित है। वाह भाई, ये पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो देखिए यह जो है, जो अभी ये रुद्रदामन वाली जूनागढ़ के शिलालेख की बात की जा रही, तो इसमें जो है लगभग पूर्ण रूप से लगभग मानक संस्कृत में उत्कीर्ण है यह, और साथ ही साथ इसकी शैली कैसी है, तो यह जो है काव्यात्मक शैली का प्रथम बृहद अभिलेख है। ठीक है, तो इसमें और क्या है, तो चौथी शताब्दी में जो है प्रारंभिक गुप्त सम्राटों के शासनकाल के दौरान यह कहा जाने लगा कि संस्कृत अपनी उत्कृष्टता के कारण भारतीय उपमहाद्वीप की अभिलेखी भाषा के रूप में स्थापित हो गई थी। किसके शासनकाल में, तो गुप्त सम्राटों के शासनकाल के दौरान। ठीक है, समुद्रगुप्त ने जो है, समुद्रगुप्त के अभिलेखों में जो है एक परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया, विशेष रूप से इलाहाबाद के स्तंभ लेख में, तो क्या आया कि कुछ साधारण वर्तनी विषयक अनियमितताओं के बावजूद प्रायः गद्य और पद्य का मिश्रण कर दिया गया। ठीक है, पहले गद्य या पद्य होता था, लेकिन समुद्रगुप्त भाई साहब आए, इन्होंने गद्य और पद्य को मिश्रित कर दिया और इसको कौन सी शैली नाम दिया, तो चंपू शैली नाम दिया गया। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा पुम-पुहार के बारे में। ठीक, पुम-पुहार के डिजिटल रूप में पुनर्निर्माण के बारे में तो जान लेते हैं पुम-पुहार क्या है। यह जो है एक बंदरगाह है। ठीक, जो कि 1000 वर्ष पहले ही समुद्र में जलमग्न हो गया था। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, कहे कहाँ पुम-पुहार, तो तमिलनाडु में है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, तो अब भारतीय डिजिटल विरासत योजना के परियोजना के तहत जो है इसका डिजिटल रूप में निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं वहाँ मिट्टी उट्टी लगाए पाट के बंदरगाह बनाना, ऐसा बिल्कुल नहीं भैया। अब ये कर रहे हैं, इसको डिजिटल रूप में बना रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में, पुम-पुहार के बारे में। ये देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैप भी दिया हुआ है, कितनी अच्छी बात है। ये देखिए पुम-पुहार, तो इसके बारे में जानते। देखिए यह किस नदी के मुहाने पर था, तो यह था कावेरी नदी के मुहाने पर। ठीक, मुहाना यानी जहाँ पे वह समुद्र में मिलती थी। ठीक है, इसे पुम-पुहार या पुहार या कावेरी पट्टनम भी कहते थे। ठीक, तो प्राचीन काल में यह किसके शासनकाल में था बंदरगाह, तो यह राजधानी किसकी थी, तो चोल शासकों की राजधानी भी थी पुम-पुहार। ठीक, संगम साहित्य में विशेषकर जैन कवि इलांगो अडिगल द्वारा रचित महाकाव्य, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम या शिल्पदिकारम, ठीक, में इस कस्बे का कई बार उल्लेख मिलता है। प्लिनी और टालेमी के वृत्तांतों में और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और यह नगर जो है 1000 वर्ष पूर्व कडाल कोल या बढ़ते हुए समुद्री जल के कारण जलमग्न हो गया। मतलब 1000 पहले यह नगर हमने इससे हाथ धो दिया, यह पानी के अंदर चला गया। तो अब जो भारतीय डिजिटल विरासत परियोजना है, इसके बारे में देखते हैं। इंडियन डिजिटल हेरिटेज के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी जो जानने लायक हो हमारे। क्या है, तो यह जो है देश के क्या केवल मूर्त धरोहरों के बारे में नहीं भैया, ये मूर्त और अमूर्त विरासत के डिजिटल प्रलेखन तथा व्याख्या के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आरंभ की गई एक पहल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसके द्वारा यह चलाया जा रहा है, डिजिटल विरासत योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। कहीं कल्चर मिनिस्ट्री लगा करके गलत करके मत आ जाइएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाया जा रहा है यह भारतीय डिजिटल विरासत परियोजना है। विरासत में मत जाइएगा, डिजिटल पे जाइएगा जब भी क्वेश्चन देखिए ऐसा, ये इस वाले को। तो
ठीक है, मूर्त और अमूर्त से क्या मतलब है? बताइए। ऐसा करते हैं, इसे आप लोग एक बार सर्च करिए। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, उसे मूर्त और अमूर्त के बारे में आपको सर्च करने के लिए मैं कह रहा था। इनके बारे में आप लोग सर्च करिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ यहाँ सर्च करने के लिए, बता क्यों ना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 2 से 3 बार। तो या तो आपको याद होगा, या फिर आप लोग एक बार वीडियो फिर से देखिए ना याद हो, अन्यथा सर्च करिए। यह बहुत आवश्यक है, ऐसा नहीं बताने में कुछ छोटी सी चीज़ है, बताने में कुछ जा नहीं रहा है। ठीक है, सिंपल डिफरेंस बस दिखने और न दिखने का है। दिखने और छूने का है। ठीक, मूर्त और अमूर्त विरासत में। अब आप इनमें से बताइए कौन सा दिखने का है, कौन सा छूने का है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आइडियाज परियोजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसके जो है मूल उद्देश्य जो है, विकसित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी के द्वारा जो है भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों का अधिक समन्वय करना है, ताकि भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत के डिजिटल रूप में संरक्षण, उपयोग तथा अनुभव को सहायता प्राप्त की जा सके। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो कला जो है, कला इतिहासकार, वास्तुकार और भारतीय विरासत का विद्वतापूर्ण अध्ययन करने वाले किसी भी वैज्ञानिक को विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करना। और इसके अंतर्गत प्रथम परियोजना क्या थी? तो डिजिटल हम्पी इसके अंदर परियोजना प्रथम थी। मुख्य मेन आपको इसमें क्या याद रखना है बताऊँगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा यह चालू की गई, बस और कुछ नहीं। और पहली परियोजना कौन सी थी? बाकी पुहार के बारे में तो अभी हमने पढ़ा है, उसे याद रखना है, ये यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अन्य कुछ बंदरगाहों के बारे में भी जान लेते हैं। जो अन्य कुछ बंदरगाह नगर प्राचीन काल में थे हमारे। देखिए, पहले तो सूरत था। यह कहाँ था? तो यह जो है गुजरात में स्थित था। किस काल में था? तो यह मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। दूसरे है कांची के बारे में। तो कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु में। ठीक, यह जो है वर्तमान में कांचीपुरम तमिलनाडु के रूप में जाना जाता है। और 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के मध्य चीन के व्यापारी विदेशी जहाज़ों में यहाँ मोती, कांच और दुर्लभ पत्थरों की खरीद करने हेतु यात्रा करते थे। ठीक, जो चीन के व्यापारी थे वह यहाँ पे आते थे किस किस चीज़ के लिए? मोती, कांच और दुर्लभ पत्थरों को खरीदने के लिए। ठीक, और विनिमय का माध्यम क्या था? तो विनिमय के रूप में वो लोग स्वर्ण और रेशम की बिक्री करते थे यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है मदुरा के बारे में या मदुरई के बारे में। यह भी तमिलनाडु में है। ठीक, यहाँ पे यह जो है क्या थी? तो यह ऊपर बात की थी हमने संगम युग के साथ की, यह पांड्यों की राजधानी थी। ठीक, जिनका मन्नार की खाड़ी में जो है मोती उत्पादन पर नियंत्रण था। किसका? तो पांड्यों का। ठीक, नेक्स्ट है भड़ौच के बारे में, या वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? भरूच या बरूगाजा कहते हैं। ये कहाँ पे है? तो यह गुजरात में है। ठीक, और यह जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित था और सड़क मार्ग द्वारा सभी महत्वपूर्ण मार्गों से जुड़ा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है सिरिस्त्रीन या सिरिस्त्रीन के बारे में। ठीक, वर्तमान में इसे सौराष्ट्र कहते हैं। ठीक, टालिमी ने इसको सिरिस्त्रीन कहा था। तो देखते हैं क्या है। यहाँ से जो है हिंद और यूनानी शासकों के द्वारा महत्वपूर्ण व्यापार किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा सुपारा या सुपारा है, यह कहाँ पे है? इसे जो है वर्तमान का जो नालो सुपारा है महाराष्ट्र का, उस बंदरगाह को वहाँ पे था। ठीक है, यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। और प्राचीन सुपारा बंदरगाह मेसोपोटामिया, मिस्र, कोचीन, अरब और पूर्वी अफ्रीका के साथ पश्चिमी भारत के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब मुजरिस बंदरगाह क्वेश्चन आया हुआ है। यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में केरल के मालाबार तट पर, कहाँ? तो मुजरिस बंदरगाह केरल के मालाबार तट पर था। ठीक, इसे मुजरिस या मुसीरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, एक प्राचीन इंडो रोमन बंदरगाह था यह मुजरिस। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट कौन सा है? तो कोरकाई के बारे में है। यह भी तमिलनाडु के बारे में है, तमिलनाडु में था। ठीक,
यह तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित था और यह 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है और यह पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, और यह प्राचीन विश्व में मोती के उत्पादन के सबसे बड़े केंद्रों में एक था। कौन? तो कोरकाई। ठीक है, नेक्स्ट है पोडुका के बारे में। पोडुका यह भी एक बंदरगाह नगर है जिसे अरिकामेडु भी कहते हैं। यह कहाँ पे है? तो पांडिचेरी या पुडुचेरी। ठीक, पोडुका अरिकामेडु या पोडुके नाम है इसका। ठीक, पांडिचेरी या पुडुचेरी में है। यह बंदरगाह नगर था। इसका उल्लेख जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी के पेरिप्लस मैरिस एरिथ्रे यानी कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में किया गया। ठीक, किसका? पोडुका का बंदरगाह का या अरिकामेडु, आप लोग साधारण जानते रहिए। ठीक है, यहाँ से जो है प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार से भी यह संबंधित था। फिर एक नए और बंदरगाह है, कौन सा? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। देखिए, बंदरगाह के बारे में जानते रहिए, प्राचीन बंदरगाह जो थे। ठीक है, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, यह बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में, ठीक, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के वर्तमान शहर तामलुक में स्थित है। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर शहर के तामलुक में अवस्थित, तामलुक जिला में स्थित था। ठीक, ताम्रलिप्ति नामक नाम इसका जो है तांबे के लिए किया गया था। ठीक, तांबे या ताम्र के कारण किया गया था, जिसका खनन जो है अविभाजित बिहार के सिंहभूम जिले के घाटशिला से किया जाता था और इस बंदरगाह के माध्यम से निर्यात किया जाता। मतलब ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से तांबे के निर्यात के कारण जो है इसका नाम ताम्रलिप्ति पड़ा था। और यह तांबा कहाँ से आता था? तो यह तांबा आता था बिहार के सिंहभूमि जिले से। ठीक, नेक्स्ट कुछ और छोटे छोटे, तो इनके बस नाम याद रखिए। मुसुलीपट्टनम कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुप्तमा या मरक्कड़म कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु में है। और दसरन बंदरगाह उड़ीसा में है। साथ ही साथ तगारा जो है महाराष्ट्र में स्थित एक बंदरगाह है जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट है कि उत्तर भारत से जो है एक 80,000 वर्ष पूर्व के आरंभिक मानव का निवास स्थान के बारे में पता चला है उत्तर भारत से। ठीक, 80,000 वर्ष पूर्व आरंभिक मानव का। चलिए देखते हैं क्या है। तो मध्य प्रदेश में सोन नदी के ऊपरी घाटी में, यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में सोन नदी के ऊपरी घाटी में ढाबा नामक स्थल पर खाइयों यानी कि ट्रेंचेस में किए गए एक पुरातात्विक उत्खनन से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए जो इस क्षेत्र में लगभग 80,000 वर्ष पूर्व से निरंतर मानव के निवास की पुष्टि करते हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश के सोन नदी के ऊपरी घाटी में ढाबा नामक स्थान पर। ढाबा तो याद ही रहेगा भाई। तो चलिए इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए, इसके यहाँ से उत्खनन में क्या हुआ था? टोबा सुपर विस्फोट काल के दौरान जो है एक वृहद उपकरण उद्योग के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब टोबा सुपर विस्फोट काल क्या है भैया? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा नाम आ गया। तो इसके बारे में जानना तो बनता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है। एक सेकेंड देखता हूँ मैं। हाँ देखिए, ये यहाँ दिया हुआ है। ये टोबा सुपर विस्फोट काल की बात की जा रही थी ना। ये देखिए, वॉल्केनिक विंटर परिकल्पना को अप्रासंगिक घोषित करता है। तो यह है क्या? ये टोबा सुपर विस्फोट काल या फिर यह वॉल्केनिक विंटर परिकल्पना। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि लगभग 74,000 वर्ष पूर्व जो है सुमात्रा के निकट अवस्थित टोबा नामक ज्वालामुखी में हुए सुपर विस्फोट ने लगभग एक दशक तक पृथ्वी के कई हिस्सों में शीत ऋतु सदृश मौसम यानी कि वॉल्केनिक विंटर, जिसे यहाँ बोल रही है, वॉल्केनिक विंटर को बनाए रखा था। ठीक, और यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया था कि इस प्रेरित शीत ने न केवल विस्फोट के उपरांत से लगभग 1,000 वर्ष पूर्व तक पृथ्वी को ठंडा रखा था, बल्कि संपूर्ण एशिया में अत्यधिक आबादी को नष्ट भी कर दिया था। ठीक,
तो अब यह आ जाता है। वैसे उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, टोबा सुपर विस्फोट क्या है, कैसे हुआ था। तो अब देखिए, अभी अपने टॉपिक पे चलते। देखिए, बात हो रही थी कि ये जो है उत्खनन किया गया था यहाँ टोबा विस्फोट सुपर विस्फोट काल के दौरान जो है एक वृहद उपकरण उद्योग या पाषाणोपकरण उद्योग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, तो ये वृहद महापाषाणिक जो है यानी कि मेघोलिथिक उपकरण जो हैं लगभग 65,000 से 80,000 वर्ष तक प्राचीन है। ठीक, वहीं लघु उपकरणों का वर्तमान समय जो है वर्तमान से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व का है। ठीक, इसीलिए माना जाता है कि इस क्षेत्र में मानव का निरंतर आवास सुपर विस्फोट से अप्रभावित रहा। ठीक है, मेगालिथिक के बारे में भी विस्तार से बताया गया है, आपको कन्फ्यूजन मत करिएगा। ठीक, सिंपल अगर आपको 10 सेकंड 5 सेकंड बताऊं तो जो है जो पत्थरों के जो शवों के ऊपर जो पत्थरों के स्तंभ लगाए जाते थे, पाषाण स्तंभ खड़े कर दिए जाते थे, उन्हीं को मेगालिथिक कहा गया है। ठीक है, अब तो नेक्स्ट है कि ये उपकरण जो है अफ्रीकी मध्य पाषाण युग और अरब के पाषाणोपकरण संग्रह तथा ऑस्ट्रेलिया की आरंभिक कलाकृतियों के लगभग समान है। ठीक है, इसीलिए माना जा रहा है कि ये संभवतः होमोसेपियंस के उत्पाद हैं, क्योंकि उनका अफ्रीका से बाहर पूर्व की ओर विस्तार हुआ था। ठीक है, मानव आबादियों के प्रसार के संबंध में कुछ प्राप्त निष्कर्षों का महत्व क्या है, तो देखिए, इनसे जो है मानव आबादी के प्रसार से संबंधित जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनका महत्व क्या है। तो देखिए, यह खोज जो है विश्व के विभिन्न देशों में मानव आबादी की प्रथम उपस्थिति, कंपटीशन ये है कि हमारी उपस्थिति पहले थी कि आपकी उपस्थिति पहले थी। ठीक, तो यह खोज जो है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मानव आबादी की प्रथम उपस्थिति और अफ्रीका से मानव के प्रसार संबंधी प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों के संबंध में महत्वपूर्ण है। ठीक, कंपटीशन यह है कि पूर्वज किसका है, वर्तमान विश्व हमारे बाप दादा का कि उनके बाप दादा का, यूं समझिए आप। अब देखिए, तो होमोसेपियंस प्रवास के संबंध में सामान्य विचार यह है कि आधुनिक मानव का केवल विगत 50,000 वर्षों में ही अफ्रीका से बाहर प्रसार हुआ था। ठीक, हालांकि जीवाश्म साक्ष्यों से आभास हुआ है कि आधुनिक मानव 2 लाख वर्ष पूर्व ही अफ्रीका से यूनान एवं अरब में तथा 80,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व चीन में प्रवास कर गया था। ठीक, वॉल्केनिक विंटर परिक्रमा के बारे में हम देख ही चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और इसके बाद एक छोटा टॉपिक और है, बोर मत होइए, परेशान मत होइए। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं भागा जा रहा है, इसीलिए वीडियो बड़ी बन जा रही है। 2 बार में देख लीजिएगा, काहे परेशान हो रहे हैं, देखना तो जरूरी है, और देखने से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। फिर चाहे यहाँ से पढ़िए या चाहे जहाँ से पढ़िए, जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, पढ़ने के बहाने बैठिए मत। ठीक है, पढ़िए ज़रूर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप इसका PT 365 का वीडियो पर देख लीजिए एक बार वीडियो देख लिया आपने, उसके बाद इसका प्रिंट लेकर के प्रिंट करा लिया, फिर इस प्रिंट को पढ़ लिया, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट की जहाँ पे कन्फ्यूजन हुई, फिर से आए वीडियो को वहाँ तक लेके गए, उस चीज़ को देखा, उसको समझा और आगे बढ़ गए। ठीक, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में 3 बार आप इसे पढ़ लेंगे। कितनी बार, 3 बार। पहली बार वीडियो देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी जो है बुक से हो सकता है आप थक जाएं, बोर हो जाए, ना पढ़ सके, तो वीडियोस लगातार बस कान में लगाए रहिए, सुनते चलिए, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं, नवपाषाणकालीन शिवलिंग की खोज की बात हो रही है। एक शिवलिंग की खोज की गई जो कि नियोलिथिक एज का था। तो कहाँ पे मिला यह, तो आंध्र प्रदेश के मोपूर पहाड़ी में भैरव स्वामी मंदिर परिसर में मिला। यह मंदिर कितना फुट ऊंचा है, तो 18 फुट ऊंचा। ये जानना जरूरी नहीं है कि भैया 20 फुट ऊंचा था तो 18 फुट ऊंचा। अब इससे संबंधित तथ्य क्या है,
तो देखिए इस शिवलिंग को प्राकृतिक रूप में नवपाषाण युग में 3,00,000 से 2,800 ईसा पूर्व में के दौरान निर्मित किया गया। ठीक है, और इस शिवलिंग की खोज क्या दर्शाती है, तो नवपाषाणकालीन धार्मिक प्रथाओं के दौरान लोग खड़ी मुद्राओं में देवी देवताओं की मूर्तियों की उपासना भी करते थे, ऐसा माना यह खोज दर्शाती है। ठीक, तो नवपाषाण युग के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, देख लेते हैं। देखिए नवपाषाण या नवप्रस्तर या फिर नियोलिथिक एज, ठीक, यह मध्यपाषाण काल तथा कांस्य युग के पूर्व के काल का प्रतिनिधित्व करता है। और इस काल के प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित हैं क्या क्या, तो पालिश युक्त पाषाणोपकरण यानी पाषाण के उपकरण, बार बार ये शब्द आ रहा है, कन्फ्यूज मत हो जाइए। पाषाण यानी पत्थर के उपकरण लिख देते हैं भाई, पत्थर के उपकरण। अब ठीक, अब समझ में आएगा, उपकरण। ठीक, अब देखिए तो पॉलिश युक्त पाषाणोपकरण घरेलू पादपों एवं पशुओं पर निर्भरता थी। स्थायी बस्तियां भी थी नवपाषाण युग में। कृषि का आरंभ हो चुका था, मृद भांडों का निर्माण होता था और बुनकर और शिल्पी जैसे समुदाय भी थे यहाँ पे। ठीक, और भारत में नवपाषाण के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो बुरझोम और गुफखराल जो कि कश्मीर में है, चौपानी मांडो जो है उत्तर प्रदेश में है, ब्रह्मगिरी और टेकलकोटा कर्नाटक में है, चिरांद बिहार में है। ठीक, इसके अलावा और भी है, यहाँ आगे लिखा हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है नगर धन उत्खनन के बारे में। क्या है, किस लिए महत्वपूर्ण है, तो देखिए नागपुर के रामटेक तालुका में, कहाँ पे, तो नागपुर के रामटेक तालुका में नगर धन में पुरातात्विक उत्खननों ने वाकाटक राजवंशों के जीवन, धार्मिक संबंधता और व्यापार प्रथाओं का ठोस साक्ष्य उपलब्ध करवाया है। ठीक है, तो पहले तो जान लेते हैं वाकाटक राजवंश के बारे में। ठीक, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, इस रिपोर्ट के बारे में पहुंचेंगे। फिलहाल सुर्खियां देख ली हैं, बात हुई है वाकाटक राजवंश की। चलिए वाकाटक राजवंश के बारे में जानते हैं। पहले तो क्या है वाकाटक राजवंश, ये देखिए यहाँ दिया सब है इसमें, बस पढ़िए एक बार आप, मज़ा आ जाएगा। देखिए वाकाटक साम्राज्य जो है 3री और 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य दक्कन में सातवाहनों का उत्तराधिकारी राजवंश था। किसका, तो सातवाहनों के बाद वाकाटक राजवंश आए थे। ठीक, कब से कब तक थे ये, 3री और 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य थे। ठीक, तो वाकाटक उस समय उत्तर भारत में शासन करने वाले गुप्तों के समकालीन थे। ठीक, यानी गुप्त सम्राटों के समकालीन थे ये वाकाटक राजवंश। अब देखिए तो वाकाटक यानी वाकाटक वंश का राज्य जो है उत्तर में मालवा के दक्षिणी सीमांत और गुजरात से लेकर के दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक तथा पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में छत्तीसगढ़ के सीमांत तक विस्तृत था। कहाँ से कहाँ तक, तो उत्तर में जो मालवा का क्षेत्र है यहाँ से और गुजरात से लेकर के दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक, नीचे जो है तुंगभद्रा नदी तक। ठीक, पश्चिम में अरब सागर तक था और इधर छत्तीसगढ़ के सीमांत यानी छत्तीसगढ़ की सीमा के अंत तक था। ठीक, छत्तीसगढ़ सीमांत तक विस्तृत था इनका शासन। अब तो वाकाटक साम्राज्य की स्थापना जो है एक ब्राह्मण सामंत, किसने की थी, एक ब्राह्मण सामंत विंध्य शक्ति ने की थी, जिसका नाम विंध्य शक्ति था। ठीक, तो वाकाटक शासकों ने जो है अपने समय के अन्य राजवंशों के साथ कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जैसे कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ठीक है, तो वाकाटक कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक भी थे तथा यह वैष्णव नहीं शैव मत के अनुयायी थे। किसके, तो शैव मत के अनुयायी थे। ठीक, अजंता की गुफाओं के जो शैलोत्कीर्ण बौद्ध विहार हैं और चैत्यों का निर्माण हुआ, यह वाकाटक राजा हरिशेन के संरक्षण में ही किया गया था। तो चलिए देखते हैं अभी फिलहाल चर्चा में क्यों आ गया अचानक से यह राजवंश। यह तो पता कर लिया हमने चर्चा में क्यों आ गया। इसके जीवन, धार्मिक संबंधता और व्यापार प्रथाओं के ठोस साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, तो नागपुर के रामटेक तालुका में नगरधन क्षेत्र से। तो अब बात करते हैं उत्खनन से जो मिले हैं, उत्खनन से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके निष्कर्षों के बारे में। सबसे पहले
तो नगरधन जैसा कि नाम से ही है, तो यह एक नगरीय केंद्र था जिसे नंदीवर्धन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नंदीवर्धन। तथा यह जो है वाकाटक राज्य की पूर्वी शाखा की राजधानी नगर था। ठीक, यहाँ पर रानी प्रभावती गुप्त के बारे में, तो इसे जो है रुद्रसेन द्वितीय के आकस्मिक निधन के उपरांत वाकाटक राज्य का कार्यभार ग्रहण किया था। किसने? रानी प्रभावती गुप्त के बारे में। नीचे हमने चर्चा की थी कि रानी प्रभावती गुप्त जो है सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ठीक, किसकी? तो चंद्रगुप्त सेकंड की। ठीक है, पुत्री थी इसकी। ठीक, मिट्टी की कुछ मुहरें प्राप्त हुई। ठीक है, इनका प्रथम बार उद्खनन हुआ है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वाकाटक राजवंश में एक उत्तराधिकारी महिला शासक थी। ठीक, इन मुहरों पर ब्राह्मी लिपि में उसका नाम अंकित है, मतलब मुहरों पर जो है रानी का नाम लिखा हुआ है। साथ ही साथ इसके साथ शंख का चित्रण बना हुआ है, जो गुप्त शासकों की वैष्णव संबद्धता को संकेत करती है। ठीक, ये बात हो रही रानी प्रभावती गुप्त के बारे में बात हो रही है। अब देखिए, इन मुहरों पर राजधानी नगर से जारी आधिकारिक शाही अनुमति के रूप में उपयोग किया जाता था। तो वाकाटक लोग जो है ईरान और भूमध्य सागर के माध्यम से उसके आगे तक व्यापार करते थे। धर्म क्या था इनका? तो वाकाटक शासक जो है हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक, परंतु सत्ताधारी रानी अपने श्रद्धेय देव के चयन हेतु स्वतंत्र थी। ठीक है, महाराष्ट्र में नरसिंह की पूजा करने की प्रथा रामटेक से ही व्युत्पन्न हुई है, मतलब रामटेक के से ही जो है नरसिंह की पूजा शुरू हुई महाराष्ट्र में। और रानी प्रभावती गुप्त की महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में वैष्णव प्रथाओं का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। कुछ मंदिर हैं यहाँ मिले प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, वैष्णव मत से संबंध का संकेत देने वाले केवल नरसिम्हा व रुद्र नरसिम्हा जैसे कई मंदिर रामटेक से संबद्ध हैं, और इनका निर्माण रानी प्रभावती गुप्त के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। ठीक है, व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन का था। घरेलू पशुओं की उसमें 7 प्रजातियां थी। कौन कौन सी? तो मवेशी जो थी, कुछ मवेशी थे, बकरियां थी, भेड़, सूकर, बिल्ली, घोड़ा, कुक्कुट। ठीक, इनके सबके अवशेष प्राप्त हुए। तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है रानी प्रभावती गुप्त द्वारा जारी किए गए ताम्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं। इसमें रानी के पितामह समुद्रगुप्त और पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख करने वाली गुप्तों की वंशावली प्रदर्शित की गई। ठीक है, और एक मूर्ति प्राप्त हुई है भगवान गणेश की अक्षत मूर्ति। ठीक, इसमें जो है किसी भी आभूषण से अलंकृत नहीं किया गया है। ठीक, इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि गणेश की उस समय सामान्य तौर पर पूजा होती थी। सामान्य जन गणेश की पूजा करते थे, क्योंकि राजा के पास मिलता या राज परिवार से संबंध होता तो मूर्ति अलंकृत होती। ठीक, यह किसी भी आभूषण से अलंकृत नहीं है, ऐसा यह कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आपसे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। हाँ भैया, ये लास्ट है, मत बोर होइए। यह है सुर्खियों में रहे बौद्ध मठ। तो पहला कौन सा है? पहला है बुज्जन कोंडा या फिर और बुंजन कोडा और लिंगला मेत्ता मठ। कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। ठीक, यहाँ से जो है ये जो है 2 शैलोत्कीर्णित बौद्ध मठ हैं, तथा इनका निर्माण कब हुआ था? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इन स्थलों पर बौद्ध धर्म के 3 रूप परिलक्षित हुए। कौन कौन से? तो एक थेरवाद क्या था? तो थेरवाद में बुद्ध को एक उपदेशक के रूप में माना गया। ठीक है, और महायान का जब बौद्ध धर्म अत्यधिक भक्तिमय हो गया था। साथ ही साथ वज्रयान का भी, जब बौद्ध परंपरा का तंत्र और अंतर्भूत रूप में अधिक अभ्यास किया जाता था। ठीक है, मतलब बुंजन कोंडा और लिंगला मेत्ता मठ जो कि 2 शैलोत्कीर्ण बौद्ध मठ है। यहाँ से जो इनका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और यहाँ से बौद्ध धर्म के 3 रूप का वर्णन किया गया। कौन कौन से? थेरवाद का, महायान का और वज्रयान का। थेरवादी में बुद्ध को उपदेशक के रूप में माना जाता था, महायान में बौद्ध धर्म भक्तिमय हो गया था, और वज्रयान में बौद्ध धर्म की परंपरा में तंत्र मंत्र भी का अभ्यास भी किया जाने लगा था। ठीक,
तो विशाखापट्टनम जो है थोटलकोंडा, एप्पीकोंडा और बाविकोंडा बौद्ध मठों के अन्य बौद्ध स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक, यानी कि विशाखापट्टनम में थोटलकोंडा, एप्पीकोंडा और बाविकोंडा नामक बौद्ध स्थल भी हैं। नेक्स्ट हमारा मोगल, एक सेकंड इसे हटाए तब ना पढ़े, मोगलमारी मठ के बारे में। यह कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में चर्चा में क्या हुआ है, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के मोगलमारी में बौद्ध मठ स्थल प्राप्त किए गए। ठीक, मृत्तिका पटलिका पर अभिलेखों के एक अध्ययन ने 2 मठों यथा मुगलइका विहारिका और यज्ञ पिंडिका महाविहार की उपस्थिति की पुष्टि की है। ठीक, यहाँ जो मिट्टी के जो पटल मिले हैं, जो पटल मिला है मिट्टी का, उससे जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें यह 2 मठों के बारे में चर्चा की गई। कौन कौन से? तो मुगलइका विहारिका और यज्ञ पिंडिका विहारिका के बारे में। ठीक, तो इन मठों का निर्माण कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था तथा ये 12वीं शताब्दी ईस्वी तक ही कार्यात्मक बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत में एक ही परिसर में एक ही अवधि के दरम्यान निर्मित 2 मठों की स्थिति अद्वितीय है। यह है कि ये जो है एक ही परिसर में बने हैं, एक ही अवधि के दौरान बने हैं और 2 मठ बने हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। कहाँ मिला है? तो मोगलमारी मठ में मिला है। मुगलइका विहारिका और यज्ञ पिंडिका मुगलइका विहारिका और यज्ञ पिंडिका महाविहारिका 6ठी शताब्दी ईस्वी से इन मठों का निर्माण हुआ था और 12वीं शताब्दी ईस्वी तक ये कार्यात्मक रहे थे। ठीक, यह जो है पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में सुवर्ण रेखा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। ठीक है, और इसे पश्चिम बंगाल में विशालतम और प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है कि इसे दांतापुर बौद्ध मठ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, कहीं कहीं इसे, यहाँ इसका उल्लेख मोगलमारी मठ की जगह दांतापुर बौद्ध मठ के रूप में भी हो सकता है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक, तथा इसे चीनी बौद्ध भिक्षु एवं विद्वान ह्वेनसांग, जिसने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, के यात्रा के वृत्तांतों में भी बताया गया था। ठीक, मतलब उसने भी इनकी चर्चा की थी। नेक्स्ट है हमारा कीर्ति झेयपा मठ के बारे में। देखते हैं, नीचे चले तब ना। हाँ, कीर्ति झेयपा मठ के बारे में। यह कहाँ है? यह धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित एक तिब्बती बौद्ध मठ है। इसका निर्माण जो है तिब्बत से निर्वासित हुए बौद्ध भिक्षुओं के लिए 1992 में करवाया गया था। कौन सा मठ? क्या नाम है? कीर्ति झेयपा मठ। और लास्ट है हमारा लामायुरु मठ। कहाँ पर है? तो यह जो है युंगद्रुंग थारपलिंग मठ लद्दाख का सबसे प्राचीन मठ है। ठीक, इसे जो है लामायूर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लामायूर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर यंगद्रुंग थारपलिंग। हटा दूं इसे, नहीं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं भी। युंगद्रुंग थारपलिंग मठ एक या लामायूर मठ। ठीक, युंगद्रुंग थारपलिंग मठ या लामायूर लामायूरू मठ के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे है? तो यह लद्दाख का सबसे प्राचीनतम मठ है। ठीक, यह जो है लद्दाख के निचले भागों में प्रचलित ड्रीकुंग कांग्यू परंपरा, जो तिब्बती बौद्ध धर्म की है, इसकी मुख्य पीठ है। ठीक, इसकी आधारशिला जो है 11वीं शताब्दी में महासिद्धाचार्य नरोपा नामक विद्वान ने रखी थी। तो ठीक है मित्रों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो तो ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास बचे हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में है। किसके बारे में? प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। जाइएगा मत कहीं और बोर मत होइए, बने रहिए साथ में। धीरे धीरे चीज़ें कंप्लीट होंगी और समझ में भी आने लगेगा, परेशान मत होइए। ठीक है, चलते चलते आखिरी में एक और रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।